अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से होगी, लेकिन खास तौर पे कल सबकी निगाहें मरकूज थी। खुसूसी इजलास किया गया कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने पहले ही ऐलान किया था कि अगर लोगों ने SOPs को फॉलो नहीं किया और जो सिचुएशन है, जो नंबर्स हैं, उसमें सुधार नहीं आया तो फिर हम टोटल लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो कवानीन है उनको सख्त किया जा रहा है। सिंध भर में हम देखते हैं कि जो अप लिमिट है वो 6 बजे कर दी गई है। इसके अलावा सिंध हुकूमत ने ये भी कहा है कि तमाम कारोबारी सरगर्मियां, खुसूसन जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, उनमें इन हाउस डाइनिंग, इन रूम डाइनिंग को खत्म किया जाएगा। अगर आउटडोर आप कोई तकरीब करना चाहते हैं, मैरिज हॉल्स में सिर्फ आउटडोर तकरीब की इजाजत होगी और उसमें भी अपर लिमिट 200 लोगों की है। अगर हम क्वेटा की तरफ देखते हैं, वहां पे भी सख्त तरीन इकदाम किए गए। वहां पे अपर लिमिट यानी तमाम कारोबारी सरगर्मियों को रात 8 बजे तक बंद होना है। इसके अलावा मैरिज हॉल्स को और जो निजी तकरीबात हैं उनके पास लीवे 11 बजे तक का होगा। पंजाब ने भी इस हवाले से सख्त तरीन इकदाम किए हैं। इसमें जो हमारे पास चीजें सामने आई हैं, 6 बजे तक का कहा जा रहा है। अगेन रेस्टोरेंट्स और पब्लिक स्पेसेस को बंद करने का हुक्म दिया गया है, लेकिन लोग हैं कि बातों को सुनने के लिए एक तरह से तैयार ही नहीं है। और ये मुझे भी बड़े शशोपंच में डाल देता है, बिकॉज हमारे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स होती है जिसमें हम बताना चाहते हैं कि लोग मौसम की जो सौगातें हैं उसको कैसे एंजॉय करें। हमने आपको सूप के बारे में बताना था, फिर इसके अलावा और दूसरी, जैसे इस मौसम में लोग मछली खाते हैं, लेकिन हम आपसे कहेंगे कि गैर जरूरी रश कहीं पे मत लगाइए, ये ला के आप घर में भी एंजॉय कर सकते हैं। बहरहाल जी, दूसरी तरफ आपको बताते हैं कि कल हमने दिक्कत महमूद साहब विफाकी वजीर तालीम, उन्होंने एक दफा फिर इंदिया दिया कि स्कूल्स को बंद करना पड़ेगा। आपको जिस तरह पता है, आज न्यूज ने आप तक ये जो पेरेंट्स की प्ली थी उसको लेके आए, क्योंकि ये दूसरी लहर जो कोरोना की है इसमें शिद्दत भी आ रही है, और दूसरा ये कि जो हमारी ये खाम ख्याली थी कि इस मर्ज से, इस वबा से बच्चे महफूज हैं, उनमें इम्यूनिटी है, तो इसको भी चैलेंज किया गया। मैं पर्सनली कई ऐसे लोगों को जानती हूँ जिसके बारे में मैं आपको बता सकती हूँ कि 8 साल के, 10 साल के बच्चे जिनको शदीद इंतहाई निगहदाश्त की अस्पतालों में जरूरत है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली दे हैव कॉट द कोरोना वायरस। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि बच्चों का जाना ना जाना इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थिंग्स हैव टू चेंज। इसी चीजों को देखते हुए शफकत महमूद साहब ने कल ये ऐलान किया है कि जो सर्दियों की छुट्टियां हैं उसको 26 नवंबर से उसका इतलाक होगा पूरे पाकिस्तान भर में। इसका मतलब है कि जी 26 नवंबर से लेके 31 जनवरी तक छुट्टियां रहेंगी। उन्होंने इसके अलावा और क्या बात की, क्योंकि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स और जितने प्रोफेशनल स्टडीज करने वाले लोग हैं, जिनके एग्जाम्स ड्यू थे, जिनकी ग्रेजुएशन ड्यू थी, वो बड़े गौर से इन अहकामात को, इन ऐलानात को सुन रहे हैं। तो आइए देखते हैं शफकत महमूद साहब ने स्कूल्स को दोबारा बंद करने के हवाले से क्या ऐलान किया। जी जनाब, आप देख सकते हैं कि किस तरह ये सूरत हाल बदल रही है और लोगों ने कितना, ये आई थिंक व्हाट आई लव अबाउट द पाकिस्तानी सोसाइटी इज हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर। और ये सेंस ऑफ ह्यूमर चाहे हालात कैसे भी हों, इंटैक्ट रहता है। हम कोई ना कोई मजाह का पहलू किसी भी सिचुएशन में निकाल लेते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, कोरोना इज नो जोक। ये सारी बातें अपनी जगह कि स्टूडेंट्स बड़े खुश हैं कि जी दोबारा छुट्टियां मिल गई। और छुट्टी एक ऐसी चीज है जितनी मिले कम लगती है, लेकिन इसके बाद मेरे ख्याल में जो ज्यादा मुश्किल बात है वो है कि तालीम का और ये लर्निंग का सिलसिला कैसे जारी रहेगा। जब हम ऑनलाइन लर्निंग की बात करते हैं, कुछ अंदाजों के मुताबिक कहा गया है कि ये सिर्फ 2% पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तानी तुलबा हैं, उनको इंटरनेट की सहूलत मैसर है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि बाकी 98% किस तरह अपनी तालीम, अपनी लर्निंग, अपनी एजुकेशन को जारी रख पाएंगे अगर इतनी तवील तातीलात होंगी। इस सवाल के बारे में हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अक्सर मैं सोचती हूँ कि पहली वेव में और दूसरी वेव में कोरोना की क्या फर्क है। यानी जितना खौफ हमें पहले था, हम सब कुछ छोड़ छाड़ के घर बैठ गए थे, शायद हमारी कुछ सेविंग्स भी थी जिसने हमें उस टफ पीरियड को गुजारने में मदद दी। लेकिन उसके बाद एक के बाद एक जो चैलेंजेस हमारे सामने आए, आपको याद होगा कि प्लेन क्रैश का वाकया, फिर कराची में तबाहियां मचा दी बरसात ने। आई थिंक वी हैव नाउ बिकम, आई वुडंट कॉल इट रिजिलियंट, बट वी काइंड ऑफ नम। और इस वक्त अगर हमें बार बार ये तनबीह की भी जा रही है कि आप अपना ख्याल रखें, तो हम एक कान से सुन रहे हैं और दूसरे कान से निकाल रहे हैं। तो हम जरा इस ग्रीफ के बारे में, इस स्टबर्ननेस के बारे में बात करेंगे। एंड द की इशू दैट आई वुड लाइक टू कवर टुडे इज कि जब आपके पास जॉब नहीं होती
तो आपके ऊपर क्या गुजरती है? क्या उसका एक अलग ट्रॉमा है? लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि शायद आप कोशिश इनफ नहीं कर रहे हैं. इज दैट ट्रू और थिंग्स आर टफ? तो इन लोगों को जिनके पास फॉर वट एवर पीरियड दे बिटवीन जॉब्स, तो हम क्या सपोर्ट दे सकते हैं? मेरे साथ इस बड़े अहम मौजू पर बात करने के लिए नीलम मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम नीलम, क्या हाल चाल है आपके? सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक. थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम. और हम ऑफलाइन भी यही बात कर रहे थे कि जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं, वुड यू प्रेफर टू वर्क फ्रॉम होम नीलम? सिद्रा, फॉर हाउ लॉन्ग? यू नो, द क्वेश्चन इज कि मैं इस वक्त रिमोट चली भी जाऊं, लेकिन कब तक? अगर मुझे पता हो कि कोई डेडलाइन है या 1 साल है या 1.5 साल है, तो मैं अपनी प्लानिंग कर लूं कि मुझे वर्क फ्रॉम होम किस तरीके से करना है, राइट? लेकिन जब इतनी अनसर्टेनिटी है कि मुझे डेडलाइन नहीं पता है, राइट, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस पूरे ट्रॉमा का, राइट? बट यू वन ऑफ द लकी पीपल. यानी हम अक्सर बात करते हैं कि जो लोग सर्विस सेक्टर में हैं और उनकी सर्विस की नौयत ये है कि वो ऑनलाइन जा सकते हैं. आप कितने लोग हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे बार्बर्स हैं, जो उनकी सर्विस है वो इतनी पर्सनलाइज है कि उनके पास ऑप्शन नहीं है. तो ये जो फाइनेंशियल पिंच है, मेरे ख्याल में चाहे बहुत सरमायादार शख्स हो, कोई मुतवस्सित तबके का शख्स हो या बिल्कुल निचले तबके की आप बात करें, हम सब ने फील किया है. ये जो फाइनेंशियल वरी है, उसका किस किस्म का इम्पैक्ट होता है हमारी इमोशनल हेल्थ पर? देखिए, अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो हर इंसान की एक बेसिक नीड होती है सिक्योरिटी, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी सबसे बेसिक एक जाविया होता है. बिल्कुल, एक जाविया होता है जिससे एक इंसान अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर सकता है, अपने घर के प्रोविजंस कर सकता है. और कोविड ने जो इमोशनल इम्पैक्ट किया है या फिजिकल हेल्थ पे इम्पैक्ट किया, उसके साथ साथ सबके फाइनेंसेस पे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया है, राइट? और ये सारी अनसर्टेनिटी वही है ना. मुझे पता है कि मुझे, अगर मैं उस फील्ड से ताल्लुक रखता हूँ जहाँ मेरा पर्सनल इंटरेक्शन इतना ज्यादा है, कि क्या मेरी अब इस जॉब की रिक्वायरमेंट रहेगी, या जब तक कोविड रहेगा तब तक मेरी नीड ही नहीं होगी. कई हमने बिजनेसेस को देखा है बंद हो गया, रेस्टोरेंट्स हम देख सकते हैं. वी कैन सी अगला बिजनेस कब तक खुलेगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुकी हुई है. ट्रैवल एजेंट्स, हम अक्सर रेस्टोरेंट्स की बात करते हैं, हम ट्रैवल एजेंट्स के बारे में नहीं सोचते, जिसमें सिर्फ पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो हजारों लाखों लोग ट्रैवल इंडस्ट्री से मुंसलिक थे. अच्छा नीलम, मुझे ये बताइए कि अक्सर खवातीन, अब ये बड़ा पर्सनलाइज तरीके से कह रही हूँ, वो ये कहती हैं कि जी हमारे हस्बैंड का मूड तब बहुत अच्छा होता है जब महीने की पहली तारीखें होती हैं, जेब में पैसे होते हैं. जैसे जैसे पैसे खत्म होते जाते हैं वैसे ही आपका पारा चढ़ता जाता है और गुस्सा आने लगता है और चिड़चिड़ाहट और झगड़े बढ़ जाते हैं. ये क्या लिंकेज है? ये डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है, क्योंकि जब तक मेरे पास पैसा है, मेरे पास पावर है, मेरे पास ताकत है कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, अगर कोई ख्वाहिशात हो, तो मैं उनको पूरा कर सकता हूँ. और अगर आप एक इंसान से उसकी ये पावर, ये कंट्रोल छीन लेंगे, तो वो बौखलाने लगेगा, ठीक है? वो डरने लगेगा, घबराने लगेगा, क्योंकि फ्यूचर की प्लानिंग करनी होती है. इसको हम ज्यादातर देखते हैं एंजाइटी के तवाजुन में. हालांकि उसकी रिप्रेजेंटेशन गुस्से में हो सकती है, चिड़चिड़ेपन में हो सकती है, लेकिन वो पर्सन जो है वो फ्यूचर का सोच सोच के परेशान होता जा रहा है, इस तरह में मुब्तला हो रहा है. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, तो अब मुझे ये बताइए कि ऐसे में खुदा न खासा किसी की जॉब चली जाए, नॉट जस्ट कोविड बट अदरवाइज एज वेल, बिकॉज बेरोजगारी एक तल्ख हकीकत है. क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं? और लोग कहते हैं कि भाई पहला महीना, दूसरा महीना, कोई 6 महीने तक अगर बेरोजगार है तो लोग जनरली अंडरस्टैंडिंग होते हैं, आपके माँ बाप की तरफ से, आपकी बीवी की तरफ से आपको सपोर्ट मिलती है. लेकिन अगर ये अरसा तवील हो जाए तो फिर आपकी घर में जो आपको कहते हैं ना कि आपकी वैल्यू, आपका स्टेटस, आपका एक रोब, सब कुछ खत्म हो जाता है. मनी इज पावर, राइट? मनी इज पावर, जिससे लोग अपनी नीड से आपको लेकर कनेक्टेड भी होते हैं, राइट? क्योंकि जब आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं, लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, और वी कैन से कि इमोशनल सपोर्ट और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन बेसिकली पैसा जरूरत है किसी भी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए. सो व्हाट हैपेंस इज कि जब कोई एक पर्सन अर्न जो ऑलरेडी कर रहा होता है और फिर वो किसी भी वजह से नहीं कर पा रहा होता, तो उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा बिल्ड हो जाता है. सही. क्योंकि आपको ऑलरेडी देने की आदत हो गई थी, लोगों को आपसे लेने की आदत हो गई थी, अब वो या तो लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन कर पा रहे, सो लोग थोड़ा सा रेजिस्ट करने दे रहे हैं लोग. अच्छा, और सबसे ज्यादा इसमें तकलीफ तो क्या होता है, किसी आउटसाइडर का, यानी जो दोस्त आपके रोजाना के मिलने वाले थे वो अब आपसे कटने लगे हैं, आप उनके साथ वो आउटिंग्स अफोर्ड नहीं कर सकते, वो मिलना जुलना अफोर्ड नहीं कर सकते, या घर वाले जो अपनी जायज जरूरतों के लिए आपको बार बार पूछ रहे हैं, उनका ताना ज्यादा हर्ट करता है. कैन बी कंपेयर? ऑफ कोर्स, जिनके साथ आप रह रहे होते हैं, राइट, कॉन्स्टेंटली उनको फेस करना. और अगर फैमिली सपोर्टिव भी है,
अगर वो ताने नहीं दे रही, अंडरस्टैंडिंग हो रहे, तब भी उस शख्स को फील होता है कि वो शायद उतनी केयर नहीं कर पा रहे। दूसरा मसला ये सिद्रा कि हमने यहाँ पे एसोसिएट कर दिया है कि अगर कोई पैसे दे पा रहा है, स्पेशली विद अ पर्टिकुलर जेंडर, कि अगर वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे पा रहा है तो दैट मीन्स दैट्स अ गुड हस्बैंड और गुड फादर। एग्जैक्टली कि उनके सारे फर्ज पूरे हो रहे हैं, क्योंकि हमने एक जिम्मेदारी एक ही जेंडर पे डाल दी है। अगर वो शख्स ये चीज नहीं कर पाता, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, कि आपकी सारी चीजें क्वेश्चनेबल हो जाती हैं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा वेरी क्विकली नीलम, क्या इससे यानी तवील अरसे तक जॉबलेस रहने से क्या इंसान की शख्सियत तब्दील हो जाती है, इरिवर्सिबल चिड़चिड़ाहट आ जाती है? फॉर श्योर ये वाली चीज हो जाती है। दूसरा प्रॉब्लम जो होता है कि हम फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते हैं। अगर किसी भी वजह से हम किसी जॉब में कंटिन्यू नहीं कर सकते तो शख्स की भी जिम्मेदारी है दैट दे शुड सीक ऑल्टरनेट ऑप्शंस। आप इनसिक्योर ना फील करें कि अगर लो पे काम करना पड़े, अपने कंफर्ट लेवल से बाहर जाके काम करना पड़े, बिकॉज दिस इज बेसिकली इम्पोर्टेंट, राइट? एंगेज रहना, प्रोडक्टिव रहना। अगर आप खुदा ना खासा बिटवीन जॉब्स हैं तो अपना माइंड सेट कंट्रोल करना बड़ा अहम है। आपकी थॉट्स क्या हैं, आप अपने बारे में, दुनिया के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या आप बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला हो रहे हैं? और सबसे बढ़कर जैसे नीलम ने बहुत अच्छी एडवाइस दी कि उस वक्त आप अपनी अना या अपनी ईगो के कैदी ना बन जाएं। आपको जो अपॉर्चुनिटी मिले अपने आप को भी एक्सप्लोर करें, डाइवर्सिफाई करें। थैंक यू सो मच नीलम फॉर बीइंग हियर। दिस इज एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, इसके बारे में आप अपनी फीडबैक भी दीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गिरना, संभलना, चोट लगना, ये हम सब की जिंदगी का और खास तौर पे हमारे बचपन, लड़कपन का हिस्सा होता है, लेकिन हम उसके बारे में कितनी बेएहतियाती बरतते हैं, आज इस पे बात करेंगे। हम छोटे होते थे और अगर अपने गली में या अपने कंपाउंड में कहीं खेल रहे होते थे और खुदा ना खासा कोई गिर जाए और बहुत सीरियस खरोश उसको लगे, ब्लीडिंग हो, तो आप कहते हैं आपने अपने आप को एनवायरनमेंट से एक्सपोज किया है। और उस वक्त बड़े बूढ़े बड़े इसको स्ट्रांगली लेके चलते थे कि आपको फौरी तौर पे टेटनस का शॉट लगवाया जाए। इसी तरह अगर आपका खुदा ना खासा, आजकल हमारे यहाँ बाइकर्स इतने सारे हैं, ट्रैफिक का निजाम आपके सामने है, अक्सर लोग बाइक से स्किड कर जाते हैं, गिरते हैं और सड़क से, फुटपाथ से उनकी रगड़ लगती है और चोट लगती है। ऐसी कोई भी चीज जहां पे ब्लीडिंग हो, जहां आप एक्सपोज्ड हैं, उसके बाद कहा जाता है कि टेटनस का शॉट लगवाएं। लेकिन माशाल्लाह पाकिस्तानी कौम इसको भी सीरियसली नहीं लेती, घर आती है, हल्दी दूध पीती है, इधर उधर कामों में बिजी हो जाती है। ये कितना इंपॉर्टेंट है, आज हम इस पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उस्मा हमीद। आप इनसे पहले भी मुलाकात, आई एम ऑलवेज वेरी हैप्पी टू हैव हर इन माय शो। अस्सलाम वालेकुम उस्मा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक तो सबसे पहले लोगों को हम ये बताएं कि टेटनस इज द इन्फेक्शन जिसको अंग्रेजी में लॉक जॉ भी कहा जाता है। अगर आप टेटनस का शॉट नहीं लगाते और ये इन्फेक्शन आपको इस तरह की चोट की वजह से हो जाती है तो उसके सिम्टम्स क्या है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है? देखिए, टेटनस जो है बेसिकली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी जो हम कहेंगे कि खुसूसियत ये है कि ये किसी भी डिसइंफेक्टेंट के रेजिस्ट करता है, यानी कि अगर हम ये एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपने आप को एक इनएक्टिव फॉर्म में रखता है। जब कभी ये कोई भी ऐसा ओपन वूंड देखेगा या ऐसा खुला जख्म देखेगा, उसमें ये बैक्टीरिया घुस जाता है। उसके बाद ये मल्टीप्लाई होता है और मल्टीप्लाई होने से इसकी जो आपने जैसे भी जिक्र किया कि लॉक जो, ये बेसिकली लॉक जो है क्या कि इसको हम कहते हैं कि बंदा अपना मुंह नहीं खोल सकता। यानी वो स्टिफनेस हो जाती है मसल्स की, मुंह नहीं खोल सकता। इसके अलावा इसकी एक अलामत में ये है कि सफोकेशन, सांस घुटने से बंदा मर जाता है। वो क्योंकि ये हमारे जो पट्टे हैं बेसिकली उसके अंदर दर्द और स्टिफनेस, सुकराहट पैदा कर देता है। अगर आप सांस ले रहे हैं तब भी तो आपका मसल मूव कर रहे हैं ना। तो जो मूवमेंट से रिलेटेड चीज है, आप समझें कि एक तरह से नॉट द राइट वर्ड प्रॉब्ली, लेकिन इस्तिलाह के तौर पे कि उसको जमा देता है, पैरालाइज सा कर देता है, सुकेर देता है। तो बेसिकली वो एक सिवियर पेन होता है। इसके अलावा इसमें जो है बहुत ज्यादा हाई ग्रेड फीवर हो सकता है। इसमें जो है बहुत ज्यादा स्वेटिंग, एक तो नॉर्मल स्वेटिंग हो रही है, एक प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो रही है कि इंतहा से ज्यादा पसीना आ रहा है, सिवियर पेन होगा, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इसके अलावा जो है इसमें लॉक जॉ हमने बताया, ये इस तरह की अलामत हैं जो अगर इस तरह की अलामत है तो फौरन से हमें डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अच्छा, पहले जो हम एहतियात के लिए बात करते थे डॉक्टर उस्मा, कि मिसाल के तौर पे आप सड़क पे हैं, जो एक्चुअल आपकी काले तार पेन से बनी हुई सड़क होती है, उस पर कोई भी एक्सीडेंट हो जाए या आप वैसे ही गिर के आपको खरोश लग जाए तो
पहले कहा जाता था कि टेटनस लगवाएं, अब हम इसको इतना सीरियसली क्यों नहीं लेते? अच्छा देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं जो कि बहुत मैटर करती हैं। एक तो ये कि आपका इम्यूनाइजेशन स्टेटस कैसा है। सही। ठीक है, बेसिकली ये होता है कि हमारे ईपीआई जो शेड्यूल होता है, जो कि हमें जिसको हम हिफाजती टीकों का कोर्स कहते हैं, उसके ईपीआई के अंदर ये शामिल है। अगर वो लोग कोर्स करवा लें, 3 डोजेज होती हैं जो कि लगवानी होती है, फिर बूस्टर डोज होती है, फिर हर 10 साल के बाद इसकी बूस्टर डोज दी जाती है। अगर एक फॉर एग्जाम्पल एक बंदा रोड पे गिरा, उसने पिछले 5 साल के अंदर जो है टेटनस का इंजेक्शन लगवाया हुआ है, तो लेकिन उसको कंफर्म नहीं कि 5 साल से ज्यादा हो गया या भी पिछले 5 साल में लगवाया था, उसको तो जरूर लगवाना चाहिए। ओके। लेकिन उसको याद है कि भाई पिछले 2-3 साल में मैंने लगवाया था, तो उसकी इम्यूनिटी उसके अंदर होगी, वो छोड़ सकता है। इसमें ये बहुत हिस्ट्री मैटर करती है कि अगर कोई एक्सीडेंट का पेशेंट फौरी तौर पर उसको इमरजेंसी में ले जाया जाता है, डू यू हैव टू आस्क फॉर टेटनस? आपको कहना पड़ता है, या ये जो फौरी तौर पे आपको फर्स्ट एड दी जा रही होती है उसका हिस्सा होता है, डॉक्टर्स लगा देते हैं? देखिए, उसमें ये प्रोटोकॉल है हर हॉस्पिटल का, क्योंकि उसमें चाहे आपकी बूस्टर डोज लगी हुई हो या ना हो, हम सेफ साइड पे उसको दे देते हैं। ओके। ठीक है, वो लगा देते हैं क्योंकि रोड साइड है, क्योंकि इसकी जो बैक्टीरिया की मैंने आपको बताया खुसूसियत है, ये मिट्टी के अंदर ये फुजला हो गया, एनिमल या ह्यूमन बीइंग फुजला, उसके ऊपर या उसके अंदर ये अपने आप को स्पोर फॉर्म में रख लेता है। जब इसको फेवरेबल मीडियम मिलेगा, ये अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। अच्छा, बच्चों के लिए जो सड़क पे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, और जाहिर सी बात है हमारे पास पार्क्स नहीं है, तो बड़ी एक्सपोज जगह होती है, वहां पे अगर किसी बच्चे को धक्का लग जाए, वो नीचे गिरे और ब्लीडिंग हो रही हो, खरोश लग जाए, तब भी लगवाना चाहिए? देखिए, अगेन वही इसका स्टेटस क्या है कि अगर उसकी सारी इम्यूनाइजेशन हुई हुई है, पिछले साल में हुई हुई है, तो फिर तो अच्छा है, वरना अगर 2-3 साल से ज्यादा हो गए, बूस्टर डोज दे दें, उसका कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है। तो ये चीज हमें इसका इम्यूनाइजेशन का स्टेटस देखना होता है कि कैसा है। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके बारे में जरूरी मालूमात आप लोगों को क्या देना चाहेंगी? यानी एक पहले तो हम प्रोटोकॉल्स को लेके चलते थे, आपने तो कहा 2-3 चीजें, इम्यूनाइजेशन आपकी हुई भी या नहीं, बचपन में आपको ये टीके लगे हैं या नहीं, ये बड़ा अहम है। हमारे यहाँ आमतौर पर जो प्रैक्टिस है, हम देसी टोटकों पर बिलीव करते हैं। हम कहते हैं अगर चोट लग गई, कोई बात नहीं, घर आओ, हल्दी दूध पियो। हल्दी दूध टेटनस को अवॉइड करने में काम आता है? बिल्कुल नहीं। देखिए, इसका कोई क्योर नहीं है। इसको अगर किसी को एक दफा इन्फेक्शन हो जाए ना, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी जाती है फिर। अच्छा। क्योंकि ये एक जहरीला मादा ये जो है रिलीज करता है बॉडी में, जो कि हमारे ब्रेन के जो नर्व्स होती हैं उसको डैमेज कर रहा होता है, और ये फिर इंसान की अपनी इम्यूनिटी या अपनी ही वो होती है, जब तक कि वो टॉक्सिन हमारी बॉडी से रिलीज नहीं होगा, हम ठीक नहीं हो सकते। हम सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। ये प्रिवेंटेबल है अगर हम प्रॉपर अपनी इम्यूनाइजेशन कराएं। 100% प्रिवेंटेबल है अगर हम अपनी इम्यूनाइजेशन टाइमली कराएं, बूस्टर डोजेज लें। ईपीआई का जो शेड्यूल हमारे पास है, सिद्रा अगर अभी हम देखें, अभी हम परेशान क्यों हैं, जिस पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, हम किस चीज का वेट कर रहे हैं कि कब वैक्सीन आएगी, कब हम जो है उससे थोड़ा सा हमें एक तहफ़्फ़ुज़ महसूस, रिलीफ मिलेगा। जबकि हमारे पास इसकी 100% हमें पता है कि ये क्योर वो प्रिवेंट करता है, हम इसकी तरफ नहीं जाते, और हमें फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी गवर्नमेंट लगा रही होती है, सिर्फ हमें जाके लगवाना है। अच्छा, ये बड़ा अहम पॉइंट है इसके अंदर, और खास तौर पे क्योंकि ये बात मेरे जहन में इसलिए आई क्योंकि हम एक तो मैंने जैसे कहा कि बच्चे, मुझे बड़ा खराब भी लगता है, लेकिन हमने अक्सर देखा होगा कि खाली मैदान है, बच्चे वहां पे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, लेकिन वो पथरीला मैदान होता है, वहां पे जिस तरह साइड पे हो सकता है गार्बेज भी कहीं पे पड़ा हुआ हो, इसके अलावा पत्थर वहां पे हैं, बच्चे बेचारे विकेट के बजाय उन्हीं पत्थरों को रखे या ब्रिक्स को रखे होते हैं। तो एक ऐसा एनवायरमेंट है जहां पे आपके पास ज्यादा प्रोबेबिलिटी कि आपको ऐसी चोट लग सकती है। दूसरी, बाइकर्स, अ लॉट ऑफ पीपल उसमें ना हेलमेट लगाते हैं, स्पीडिंग करते हैं, रात के वक्त आपको हेडलाइट्स भी नहीं होती या आप खुद ब्लाइंड हो जाते हैं। ऐसे तमाम लोगों को एक दफा फिर आप एम्फसाइज करें कि दे नीड टू, अगर खुदा ना खासा आप किसी एक्सीडेंट में हैं, आपको चोट लगी है, तो टेटनस का शॉट जरूर देखिए, इसमें सिद्रा हम यही कहेंगे कि जिनको बूस्टर डोज पिछले 2 साल में लगी हुई है, ठीक है, लेकिन उनको कोई सिवियर इस तरह का एक्सीडेंट होता है कि उनकी ब्लीडिंग हो रही है, प्रोफ्यूज बहुत ज्यादा ब्लीड कर रहा है, वो बजाय इसके कि वो वेट करें, उनको 2 साल पहले लगी थी, फिर भी वो टेटनस का शॉट लगवा लें, क्योंकि अगर एक दफा ये डिजीज हो गई, आपको पता है इसकी जो मोर्टेलिटी रेट, शरह अमवात है, वो 10% है। वाओ, 10% अगर 100 लोगों को टेटनस का इन्फेक्शन होता है तो उसमें से 10 की मौत हो जाती है। बिल्कुल, मतलब 10% अच्छी खासी इसकी, और ये हमारे डेवलपिंग कंट्रीज में ये ज्यादा है। और इसकी सिर्फ देखिए, एक इंजेक्शन आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से, बहुत सारी चीजों से बचा सकता है। अच्छा, लास्ट एंड वेरी क्विक क्वेश्चन, इसकी विंडो क्या होती है? यानी जैसे मुझे आज चोट लगी है, तो मुझे क्या अगले 5 घंटे 10 घंटे में शॉट लगा लेना है, अगले दिन जाके लगाना है? वो
आप थोड़ा सा अच्छा देखिए, इसमें ये होता है कि अगर हम विद इन 24 आवर्स लगाएंगे ना तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन 48 आवर्स के अंदर आपने लगवानी यानी 24 से 48 घंटे के बीच में अगर फौरी लगवा सकें दैट्स ग्रेट, नहीं है तो कोशिश कीजिए कि एक्सीडेंट हो तो 24 से 48 घंटे के बीच में। इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, लोग समझते हैं कि अगर अगले 48 कोई सिम्टम नहीं है तो मुझे टेटनस नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। इसका जो इस वायरस, इस बैक्टीरिया का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 3 से 21 दिन तक है। वाह, ये मैं बिल्कुल, ये बड़ा अहम पॉइंट आपने किया कि आप ये ना समझें कि 48 घंटे में आपको लॉकडाउन नहीं हुआ या कुछ और खुदा ना खासा नहीं हुआ तो यूर फाइन। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 21 दिन हो सकता है। डॉक्टर उस्मा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। एक मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक इंशाल्लाह डॉक्टर उस्मा के साथ डिस्कस करना है। हम इंटरनल इंजरीज की बात नहीं करते। अक्सर हमारे यहाँ जब एक्सीडेंट होता है तो हम जाहिरी तौर पे देखते हैं अच्छा बंदा ठीक है, चल रहा है। इंटरनल इंजरीज आर जस्ट एज लीथल एंड फेटल। आपको फौरी तौर पे किसी भी शोबा इमरजेंसी में क्यों जाना जरूरी है एंड व्हाट शुड यू बी चेक्ड फॉर, ये हम बात करेंगे अगले किसी शो में। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज एक दफा फिर आपको बताएं कि पहले भी वी इंट्रोड्यूस टू यू स्टाइलो, जो कि एक कंप्लीट रेंज आपको ऑफर करता है। इसमें ना सिर्फ विंटर का कंप्लीट कलेक्शन और बच्चों के लिए जबरदस्त एक्सेसरीज और जूते आ चुके हैं, बल्कि दे हैव द सीजनल वेडिंग कलेक्शन आउट एज वेल। अक्सर खवातीन और लड़कियां जी इस बात का वेट कर रही होती हैं कि उनको मैचिंग चीजें कहाँ से मिलेंगी, वेयर कैन गेट जिस तरह का जूता है उसी तरह का पर्स, फिर उसी तरह की ज्वेलरी। सो इफ दैट इज व्हाट इज वरिंग यू, और आजकल वैसे भी आप चाहते होंगे कि स्ट्रेस कम हो, ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। इसके अलावा बताते चलें कि 70 से ज्यादा शहरों में इनकी 150 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। तो पूरे पाकिस्तान में रीच है। वेयर एवर यू आर यू कैन विजिट द स्टाइलो आउटलेट, और SOPs का ख्याल आपने रखना है। मास्क पहने बगैर आपको बाय द वे आउटलेट में आने की इजाजत नहीं होगी, और कोशिश करें कि एंटर होने से पहले आप सैनिटाइज अपने हाथ जरूर कर लें। इसके अलावा अब आपको अपने जूते का नंबर जरा यकीनी तौर पे पता होना चाहिए, और स्टाइल्स भी आपके कुछ फेवरेट होने चाहिए, बिकॉज आई विल टेल यू इन द डेज टू कम हो सकता है ये जो ट्रायल का चक्कर है वो खत्म हो जाए। आप जाएंगे, आप देखेंगे किसी चीज को एंड देन वेयर इट एट योर ओन रिस्क। जो कुछ आजकल हमारे इर्द गिर्द है, जितने बैक्टीरियाज हैं, यू कैन नॉट बी मोर केयरफुल। अच्छा जी, अब आपको ये भी बताती चलूं कि ये तो स्टोर्स और हर चीज पे आपके पास मौजूद है, इनके पास सिर्फ जूते नहीं है। अभी भी हमारे जहन में जब हम स्टाइलो की बात करते हैं तो सिर्फ शूज आते हैं, बट दे हैव शूज, बैग्स, इसके अलावा पूरी प्रेट लाइन है और तमाम एक्सेसरीज भी मौजूद है। अभी हमने आपको स्क्रीन पे दिखाया कि दिस इज देयर वेडिंग कलेक्शन, जिसमें मैचिंग ज्वेलरी भी मौजूद है। अब जरा एक नजर डालते हैं दुनिया भर में क्या हो रहा है। लेट्स टेक अ लुक एट द वर्ल्ड राउंड अप। लेकिन जी, जब भी जाएं तो मास्क पहन के SOPs का ख्याल रखें। आपने ये देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि जितने वहां पे लोग बेचने वाले थे, जो फ्राई कर रहे थे चीजें, उन्होंने पूरा SOPs का ख्याल किया हुआ था। अब बाकी जिम्मेदारी कुछ आप लोगों की भी है, लेकिन येस, द बेस्ट काइंड ऑफ फिश विल बी फाउंड नियर किमाड़ी, जहां पे बिल्कुल फ्रेश आती है ये कैच, और उसके बाद आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे, वील हैव द बिग डिस्कशन। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और आज जो हम डिस्कशन करने लगे हैं उसमें मैं चाहूंगी कि आप जरूर पार्टिसिपेट करें। हमें कॉल कीजिए, अपने जो एक्सपीरियंसेस है वो जरूर शेयर करें, क्योंकि हम में से हर शख्स का कभी ना कभी वास्ता अस्पतालों से पड़ा है, हमारे हेल्थ केयर निजाम पे पड़ा है। साल 2020 में सबसे ज्यादा अहम यही शोबा हो गया। हम कह रहे हैं हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज और हमारा हेल्थ केयर स्टाफ। लेकिन जब हम बात करते हैं इन लोगों की अपने तहफ्फुज की, तो शायद हमारे लिए वो प्रायोरिटी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि 3 शोबे, यानी जब हम इमरजेंसी वार्ड की बात करते हैं, बच्चों की वार्ड की बात करते हैं और गायनी वार्ड की, ये 3 शोबे ऐसे हैं जहां पे हर लम्हा पेशेंट के लिए बड़ा कीमती होता है। बट ऑन दी अदर हैंड, यही वो 3 शोबे हैं जहां सबसे ज्यादा डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स पे तशद्दुद के वाकयात सामने आते हैं। और ये बात बड़ी तकलीफदेह है कि कोविड-19 में जब बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी थी, लोगों में खौफ था, लोगों को पता नहीं था कि क्या करना है, तो डॉक्टर्स और हेल्थ केयर स्टाफ के खिलाफ तशद्दुद के वाकयात में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। पाकिस्तान के इमरजेंसी वार्ड्स में, ICU में हम हर तरह का तशद्दुद, ज़बानी तशद्दुद भी और फिजिकल तशद्दुद भी करने से गुरेज नहीं करते। आज इस बहुत अहम पहलू पे हमने बात करनी है, लेकिन इसमें जो एहतराम है, जो एम्पैथी है, एहसास है, वो दोनों तरफ से होना चाहिए। क्या वजह है कि पेशेंट और डॉक्टर के बीच में जो
आइडियल एतमाद होना चाहिए उसका फुकदान नजर आता है। आज इस पे बात करेंगे। हमारे से हैं हमारा एक बहुत ही जबरदस्त पैनल। सबसे पहले जी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शुएब नियाजी, आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं YDA पंजाब के। इसके अलावा जी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद, आप PMDC को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के यहाँ मौजूद होने का। डॉक्टर कैसर, अगर आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज करूं तो मुझे ये बताइएगा कि ये मेरे ख्याल में सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में हेल्थ केयर स्टाफ, डॉक्टर्स जिनका दर्जा एक मसीहा का है, उन पर तशद्दुद के वाकयात इतने आम क्यों हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सिद्रा। थोड़े से करेक्शन करना चाहूंगा आपके इंट्रो में जो बात आपने कही है कि आपने एक ऐसा जुमला बोल दिया है कि मैं PMDC से मेरा ताल्लुक है। PMDC से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का मैं सेक्रेटरी जनरल हूं और हुकूमत ने तो PMDC ही खत्म कर दिया, अब तो PMDC रखा ही नहीं है और ये एक बहुत बड़ा इशू है। इस पे अगर हमारी रिक्वेस्ट होगी तो इस पे भी आप जरूर प्रोग्राम करें। इससे मेडिकल एजुकेशन की और मेडिकल ट्रेनिंग की जो है वो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। बहरहाल जहां तक आपने तशद्दुद की बात की है, देखिए ये एक बहुत बड़ा इशू है। पिछले कोई 15-20 साल से बहुत ज्यादा बढ़ गया है हमारे मुल्क के अंदर कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ जो रवैया रखा जाता है आवाम का, वो बहुत ही परेशान कुन है। और इसमें जो हम देख रहे हैं कि जो एक रिश्ता है डॉक्टर्स और मरीज का, वो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है और लोगों को ये लगता ऐसे है कि कोई भी चीज अच्छी हो जाती है, कोई मरीज अच्छा हो जाता है तो ठीक है, और अगर मरीज सही नहीं होता है, इंतकाल कर जाता है, चाहे वो किसी हालत में मरीज को लाए हो, तो वो ये समझते हैं कि डॉक्टर ने मार दिया, और अगर ठीक हो गया तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, अल्लाह ताला ने करम कर दिया है। तो थोड़ा सा लोगों को ये बताना होगा कि देखें कोई भी डॉक्टर हो वो जानबूझ के किसी मरीज को मारता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि ये जरूर हो सकता है कि उस डॉक्टर्स की नॉलेज कम हो, उसकी ट्रेनिंग कम हो, ये जरूर जी। अच्छा, कैसे साहब से हम दोबारा राब्ता करेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आया है। यही बात अगर शुएब आपकी तरफ लेके जाऊं, सरापा एहतजाज बने लाहौर में जो वाकया हुआ बड़ा तकलीफ दे था, जिसमें एक तरह से दो बहुत ही अहम शोबे के लोग, डॉक्टर्स वर्सेस लॉयर्स हो गया था। आप जरा बताएंगे कि क्या प्रोटोकॉल्स को ब्रीच करते हैं अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मरीज और मरीजों के वर्सा या उनके साथ आने वाले तीमारदार, जो इन मुश्किलात में और इजाफा करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिद्रा, थैंक यू कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया इस अहम मौजू की तरफ। सबसे पहली बात यह है कि हमारे जो अमूमी रवैये हैं वही खराब हो चुके हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ पेशेंट्स, उनके अटेंडेंट्स, लवाहिकीन का ये मसला है। ये मसला जो है अब इस हद तक पहुंच चुका है कि डॉक्टर्स के रवैयों में भी तब्दीली आ रही है। जहां तक डॉक्टर्स का रवैयों का ताल्लुक है, मैं अपने डॉक्टर से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि चूंकि जब मरीज हॉस्पिटल में आता है तो वो उस कंडीशन में होता है कि जिसको आप कहते हैं कि सारी सिंपैथी हमारी उसके साथ होनी चाहिए, लेकिन आप कहते हैं कि बर्दाश्त की भी एक हद होती है। जब अटेंडेंट्स शीशे तोड़ना शुरू कर दें, अमलाक को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें या गालम गलोच पे उतर आए, तो उस टाइम मेरे ख्याल में डॉक्टर से निकल के हमें आम लेमैन की सूरत इख्तियार नहीं करनी चाहिए। हमें तब भी डॉक्टर ही रहना चाहिए और हमें सब चीजें बर्दाश्त करनी चाहिए। इस पे हम लर्निंग क्लासेस भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। YDA पंजाब अब इस पे लर्निंग क्लासेस भी कर रही है डॉक्टर्स की। लेकिन दूसरी तरफ जब आते हैं, जिस तरह आपने की कि लायर्स एक बहुत पढ़ा लिखा तबका है, जब इस तबके की तरफ से भी मतलब SOPs फॉलो ना किए जाएं तो ये समझ आती है आपको कि ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। अब यही चीज जब हम प्रैक्टिस करते हैं इंग्लैंड, अमेरिका में यही लोग होते हैं, आप देख लें मियां नवाज शरीफ साहब वहां मौजूद हैं, कि सारा प्रोटोकॉल हॉस्पिटल के बाहर ही होता है उनका, ठीक है, और जब वो हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं वो एक आम मरीज की तरह होते हैं। तो यहाँ पर भी जब भी कोई मरीज आता है उसके साथ 5 से 6 अटेंडेंट्स होते हैं, जो कि हमारे लिए नहीं, उससे मरीज के लिए नुकसानदेह होते हैं। कुछ लोग रो रहे होते हैं, कुछ लोग जिन्होंने सारी जिंदगी उस मरीज से कभी बात नहीं की होती घर में, यहाँ पे पहुंच के वो फर्स्ट अटेंडेंट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और डॉक्टर से बार बार वो क्वेश्चनिंग ऐसी करते हैं कि जो मरीज होता है, जो बेड पे होता है,
बिल्कुल, आपने बड़ी अहम चीजों की तरफ इशारा दिया, लेकिन मुझे ये बताएगा कि उस वक्त जो पहले लम्हात होते हैं, चाहे कोई दायमी मर्ज हो, चाहे किसी को इमरजेंसी में लाया जाए या कोई ऐसी तकलीफ की जिसमें आपको फर्स्ट एड की रिक्वायरमेंट हो, लोग बौखलाहट का शिकार बहुत होते हैं। पाकिस्तान में कोई रिवाज नहीं है अपनी या अपने प्यारों की मेडिकल हिस्ट्री का पता होने का। एक पढ़ा लिखा तबका है जिसको पता होता है, लेकिन क्या आप लोगों को मरीज की हिस्ट्री जानने में, ये पता करने में कि उसकी क्या, वो कौन सी दवाइयां ले रहा है, ये मर्ज या तकलीफ उसको कब से है, इसमें मुश्किलात होती हैं डॉक्टर्स को अमूमी तौर पर? मैडम, सबसे पहली बात यह है कि जब मरीज हॉस्पिटल की इमरजेंसी, एक दो शोबे ऐसे होते हैं, आईसीयूज और इमरजेंसीज, इनके अंदर जब पेशेंट आता है, बाकी जो वार्ड्स वगैरह हैं या आउटडोर्स केसेस हैं उसके अंदर तो हिस्ट्री लेने में हमें आसानी होती है, लेकिन यहाँ पे हमने सीधा मालूमात लेनी होती है विद इन सेकेंड्स, जिसके बाद हमने ट्रीटमेंट शुरू करनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हार्ट अटैक का पेशेंट आ गया एमआई का, तो उसको हमने ट्रीट करने के लिए हमें सिर्फ ये चाहिए होता है कि इन्वेस्टिगेशन तो हमने करनी है, लेकिन चेस्ट पेन की वो कंप्लेन देगा कि कब से हो रही है, कितनी शदीद हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने उसकी हिस्ट्री के बेस पे उसके टेस्ट करने होते हैं। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि इमरजेंसीज के अंदर गवर्नमेंट को भी चाहिए, अटेंडेंट्स को भी चाहिए कि जो रश है, जो इस तरह का रवैया है, वहां कम से कम इमरजेंसीज के अंदर, आईसीयूज के अंदर और एचडीयूज के अंदर ही बेहतर कर लें। अब कोरोना के जो पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, हमें पता है कि लोगों को ये मिसगाइड किया गया है, चाहे जिस तरफ से भी किया जा रहा है कि डॉक्टर्स टीके लगा देते हैं, यहाँ पे कोरोना वैसे ही बना दिया जाता है, पेशेंट कोरोना का नहीं होता, लेकिन खुदारा इन चीजों को किस तरह बेहतर किया जाएगा, इस पे मीडिया तो अवेयरनेस कर रहा है। जिस तरह आपने एक अच्छा प्रोग्राम कर लिया, अभी कोरोना डेज शुरू होने वाले हैं, जिस तरह के जो पीक डेज, और आपको सब्र तहम्मुल और नज़्म ज़ब्त से काम लेना पड़ेगा। शुएब, जिस तरह हम अक्सर कहते हैं ना कि इस वक्त हम एसओपीज को इस तरह फॉलो करें कि आपको अस्पताल जाने की नौबत ही ना आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपको जाना पड़े भी, खुदा ना खास्ता अगर प्यारे को लेकर, तब भी आपको नज़्म ज़ब्त और सब्र तहम्मुल का इजहार करना चाहिए। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरिया नाज भी। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। ये बात मेरे ख्याल में ढकी छुपी नहीं है कि मरीज और उसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, खौफजदा होते हैं, अपने प्यारे की तकलीफ दूर करना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर फरिया, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि हमारे रवैयों में इतनी शिद्दत क्यों आ गई है? यानी वो मसीहा, वो डॉक्टर, वो हेल्थ केयर जो आपको राहत पहुंचा रहा है, उसी पे एतमाद नहीं है। लोग समझते हैं कि हम धोस जब तक नहीं जमाएंगे, चीखेंगे चिल्लाएंगे नहीं, तो हमारे मरीज को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। इस बारे में आप क्या कहेंगे? Actually, first of all, I would like to say thank you. Basically, हमारे यहाँ पे लोगों में पेशेंस बहुत कम है, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग। यहाँ पे सिर्फ मैं सिर्फ एक एंड पे बात नहीं करूंगी, बीइंग अ साइकेट्रिस्ट, बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी फैमिली सफरिंग एंड आई हैव सीन, आई मीन कि बहुत सारे डॉक्टर्स, उनके एटीट्यूड में भी बहुत सारा डिफरेंस होता है। बिकॉज बीइंग अ डॉक्टर, देखिए वो कहते हैं ना कि एक मसीहा होता है, आप एक वसीला हैं। जब एक पेशेंट आपके पास आता है, जब कोई फैमिली अपने पेशेंट को लेके आती है, तो ऑटोमेटिकली देयर इन ह्यूज ट्रॉमा, वो ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं। वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं कि उनकी फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए डेफिनेटली सारी फैमिलीज पढ़ी लिखी नहीं होती, उनको इन सारी चीजों की समझ नहीं होती, उन्हें सिर्फ अपना पेशेंट ठीक चाहिए होता है। उसमें अब होता क्या है कि मैंने बहुत दफा देखा है, बिकॉज मैं खुद पेशेंट्स को सारा दिन डील करती हूँ, तो मैंने देखा है कि लाइक क्यू में पेशेंट्स लगे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि बैठे हुए हैं अंदर, चाय पी रहे हैं आराम से। लेकिन देखिए, आई एम सॉरी, यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट करूंगी डॉक्टर फरिया। हम ये बात रियलाइज नहीं करते कि इन डॉक्टर्स की भी 12-12, 15-15 घंटे की ड्यूटीज होती हैं। ये कोई जिन्नात की कौम थोड़ी है कि जिस वक्त आप पहुंचे अपने प्यारे को लेकर, उस वक्त डॉक्टर अलर्ट आपके सामने हो। और जो हमारी अपनी गलतियां बतौर माशरा, हमें वो पता होनी चाहिए। हमारा प्यारा अगर छोटा बच्चा आप मरीज के तौर पर लेके गए हैं, आप जूनियर डॉक्टर को दिखाना नहीं चाहते, आप पहले सिम्टम्स नहीं बताते, हम पूरी कौम को ट्रियाज के प्रोसेस का नहीं पता। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, मैं वापस आके डॉक्टर कैसे से पूछूंगी कि ट्रियाज ऑलरेडी जो आपके मरीज की जरूरत है उसके मुताबिक उसका इलाज हो रहा होता है, लेकिन हमारे इमरजेंसी का तस्वुर ये है कि सबसे ज्यादा अर्जेंट नीड, सबसे ज्यादा फौरी जरूरत मेरे पेशेंट को है और उसके सर पे पूरी एक डॉक्टर की फौज होनी चाहिए। इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर उमर सुल्तान। आप कंसल्टेंट फिजिशियन हैं और आपका ताल्लुक है YDA सिंध से भी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमर हमारे साथ मौजूद होने के लिए।
है। डॉक्टर कैसर, आपकी तरफ वापस आऊंगी। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने ट्रियाज की बात की कि एक ऐसा प्रोसेस कि आप इमरजेंसी में जब अपने मरीज को लेकर पहुंचते हैं, वो उसका पहला जो फौरी मुआयना करके फिर ये अंदाजा लगाते हैं कि इसको किस किस्म की निगहदाश्त की या हेल्थ केयर सहूलत की जरूरत है। लोग समझते हैं इमरजेंसी में जाने का मतलब है कि बस डॉक्टर हर वक्त हाजिर मेरे बिस्तर के साथ। क्या कहेंगे आप इसको? इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने निशानदेही की है और मैं समझता हूं कि देखिए ये एक बिल्डअप करना है। तमाम बातों की जो एक बात है कि ये बिल्डअप करना पड़ेगा, एक लोगों को बताना पड़ेगा और इसमें एक रिलेशन जो हमारा है कि मरीज और उसके लवाहिकीन का कि डॉक्टर के साथ यकीनन ये बात जो अभी कोई कर रही थी कोई खातून के डॉक्टर्स का रवैया बिल्कुल कुछ लोगों का कुछ बेहतर नहीं होता है। उस वक्त एट द टाइम ऑफ क्रिटिकल पेशेंट जब लेकर आते हैं तो शायद उस वक्त सही नहीं होता है, या किसी वजह से आपने बहुत अच्छा कहा कि डॉक्टर्स जो है वो 12-12, 20-20 घंटे, 25-25 घंटे, बल्कि 48 घंटे और उससे भी एक हफ्ते तक बहुत सारी लड़कियां घर नहीं जाती हैं, घर पे यही ड्यूटीज देती रहती हैं, खासकर हमारे जूनियर डॉक्टर्स। मैं तो समझता हूं कि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि जिस तरह की ड्यूटी डॉक्टर्स पाकिस्तान में डॉक्टर्स अदा करते हैं और उनको जो सैलरी मिलती भी नहीं है वो एक अलग इश्यू है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस रिश्ते को जो पेशेंट, डॉक्टर्स और उसके लवाहिकीन और डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का रिलेशन को बिल्डअप करने के लिए मीडिया का बड़ा अहम रोल है। देखिए, हम ICRC के साथ मिलके हम एक काम कर रहे हैं इसी सिलसिले में, इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस के साथ हम कर रहे हैं काम, और हम यही चाहते हैं कि ये रिलेशन बिल्डअप हो और मीडिया इसमें अहम रोल अदा कर सकता है, क्योंकि मीडिया जब ये चला देता है कि डॉक्टर की गफलत से एक और बच्चा हलाक, गलत इंजेक्शन से एक और इंसानी जान चली गई, अब इस तरह की जो डॉक्टर साहब अनफॉर्चुनेट, आपने बिल्कुल सही तरफ निशानदेही की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह की एक तो जॉल्टिंग खबरें होती हैं, सच्ची खबरें भी निकल आती हैं कई दफा इसमें, और जैसे कई दफा हम सुनते हैं कि जी ऑपरेशन में डॉक्टर की गफलत में वो अंदर कैंची रख के भूल गए और उसको स्टिच अप कर दिया। ये बहुत जारिंग चीजें होती हैं और फिर वही बात है कि हमारे यहाँ अदल का निजाम नहीं है। जी, मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर जो है ना, दुनिया के गॉस पीस, सीजर रख के लोग भूल जाते हैं, इसको गलती कह सकते हैं, इसको ह्यूमन एरर करते हैं। लेकिन देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमने इस प्रोग्राम का मकसद, हमें मेरे ख्याल में ये होना चाहिए कि हमें करना क्या है। हम अगर मीडिया पे अगर कोई खबर चलती है, किसी डॉक्टर की कोई गफलत होती है, तो खबर चलाने से पहले अगर उस डॉक्टर्स का भी वर्जन ले लिया जाए तो हमें वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। हम वन साइडेड स्टोरी सुन के उसकी खबर बना देते हैं और सालों की मेहनत, यानी किसी डॉक्टर की अगर साख है, किसी इदारे की, अस्पताल की साख है, हम उसको बर्बाद कर देते हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब, कहाँ से? जी, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैडम ये कि यही डॉक्टर हजरात जो है जब सरकारी हॉस्पिटल में होते हैं तो इनका रवैया पेशेंट और अटेंडेंट के साथ ऐसे होता है जैसे कसाई बैठे हुए हैं और हमने कुछ जुल्म किया, इनके पास आ गया और हम गलती पे आए हुए हैं। और वही डॉक्टर जब प्राइवेट क्लिनिक में बैठता है, जब उसके पास जाते हैं तो उसका रवैया इतना अच्छा होता है कि वो बाकी देखने में डॉक्टर लगता है। तो मेरे नजदीक ये है कि डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, आपकी बीमारी के बारे में भी तो जानते हैं, लेकिन इनकी अखलाकी तरबियत बहुत कमजोर है। अच्छा जी, ये बड़ा अहम आपने वैसे नुक्ता उठाया। ये सवाल डॉक्टर उमर आपके पास लेके आऊंगी कि देखिए, काम में तो जाहिर सी बात है डॉक्टर माहिर है, उसको पता है वो क्या कर रहे हैं। यहाँ पे जो मरीज है और मरीज के वर्सा है, वो कह रहे हैं कि हमसे नरमी से बात की जाए, हमें बताया जाए कि क्या होना है, और वाकई इसमें कम्युनिकेशन गैप अक्सर देखने में आता है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाह। इसमें देखिए, इन्हीं का जो सवाल था, इसी को मैं इस पर आया कि आप ये देखें कि पिछले 70 इयर्स में कितने टर्शरी केयर हॉस्पिटल का इजाफा हुआ है पूरे कराची में या सिंध में। आप ये देखेंगे कि वही टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, वर्कलोड जो है वो डॉक्टर्स पे बढ़ रहा है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पे बढ़ रहा है। पर पेशेंट जो एक सरकारी इदारे में डॉक्टर बैठे हुए हैं, वो एक सरकारी डॉक्टर जो के सरकारी हॉस्पिटल में पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, तो पेशेंट वहां से इन्फेक्शन लेके ट्रीट हो रहा है और प्राइवेटली जाके वो ठीक हो रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि वहां पर पेशेंट पर अटेंडेंट, वन पेशेंट वन अटेंडेंट का कॉन्सेप्ट है, वन पेशेंट वन नर्स का कॉन्सेप्ट है। यहाँ क्या है कि यहाँ 70 पेशेंट है एक वार्ड में, और जो है नर्सेज जो है वो 2 है, नर्सिंग अटेंडेंट 3 है। आप कह रहे हैं दबाव बेतहाशा है। आप ये देखिए ना कि टोटल, फॉर एग्जाम्पल JPMC की मैं मिसाल लूं तो एक दिन में मोर देन 10,000 की ओपीडी है।
आप पूरे आखान की बात करेंगे तो वो 800 की ओपीडीज भी नहीं है। तो पेशेंट फ्लो, पेशेंट बर्डन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज्यादा होता है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तादाद 70 ईयर्स तो पहले डॉक्टर उमर भी इसको बेहतर कैसे बना सकते हैं? ये आपकी बात बजाय मैं इस पे इनकार नहीं करती कि बोझ बेतहाशा है, लेकिन एक शोबे की हम कहें कि जी फ्लाइटें बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो पायलट बहुत परेशान है, पायलट के ऊपर बहुत जहनी दबाव है, ये मसले का हल नहीं है। आपकी बात में वजन है, लेकिन अब हल की तरफ कैसे बढ़े? देखिए, हल की तरफ वैसे जाएंगे आप आज से देखेंगे वही 2 हॉस्पिटल हैं, जेपीएमसी एंड सिविल हॉस्पिटल। आपको अपने टर्शरी केयर हॉस्पिटल की तादाद एक शहर में कम से कम बढ़ानी पड़ेगी। आप कराची जैसे शहर में कम से कम 10 टर्शरी केयर हॉस्पिटल होने चाहिए। इसी तरह हैदराबाद में भी 5 होने चाहिए, मीरपुर खास में भी 5 होने चाहिए, तब जाके आप पेशेंट बर्डन कम होगा। इसी वजह से जब पेशेंट बर्डन कम होगा तो आपके वायलेंस के केसेस की तादाद कम होगी। वेरी वेल सेड। अच्छा, आपने एक सवाल किया कम्युनिकेशन स्किल्स। हमारी वर्कशॉप्स मौजूद हैं, हम वाईडी भी इस पे काम कर रही हैं, इक्रिक भी काम कर रही है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन भी इस पे काम करती है, इवन की सीपीएसपी। जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम पास करने जाते हैं तो इन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स की पूरी एक वर्कशॉप रखी हुई है 5 डेज की। वो वर्कशॉप करते हैं तो आगे आप एलिजिबल होते हैं। वैसे आपस की बात है, ऑन अ लाइटर नोट डॉक्टर उमर, हम हैं भी वैसे एक बड़ी जज्बाती और शिद्दत पसंद कौम। हमें जितनी भी वर्कशॉप कर लें, हमारी भावनाएं और हमारे इमोशंस इतने ओवर द टॉप होते हैं कि हमसे कंट्रोल नहीं होता। डॉक्टर फरिया, आपके शोबे की तरफ आना चाहूंगी। किसी नॉर्मल कॉन्वर्जेशन में भी आप देखें, घरों में हम बातचीत करते हैं, हमारा टेम्पर हाई हो जाता है, हमारी आवाज बुलंद हो जाती है। क्या हमारे पास जनरली ये अवेयरनेस मौजूद है कि जब एक सिचुएशन में शिद्दत आ रही है, पारा ऊपर चढ़ रहा है, लोगों को गुस्सा आ रहा है, तो उसको हम ठंडा कैसे करें? ये स्किल लोगों के पास मौजूद है आपके ख्याल में? डेफिनेटली, देखें, एवरीबडी हैज दैट पोटेंशियल। हमारा एक लॉजिकल ब्रेन होता है, एक इमोशनल ब्रेन होता है। हमारा मसला ये है कि हम अपने इमोशनल ब्रेन के साथ काम करते हैं, हम लॉजिकल ब्रेन को काम करने ही नहीं देते। सही। रिसर्च प्रूव करती है कि इफ समथिंग बैड हैपेंस, कुछ हो गया है, आपकी किसी चोट हो गई है, घर में हो गई है, घर से बाहर हो गई है, हॉस्पिटल में हो गई है, किसी लव्ड वन या फिर किसी कलीग्स के साथ हो गई है आपकी। सो उसमें द पॉइंट इज लाइक कि आपका योर लॉजिकल ब्रेन गोज ऑफ एंड इट टेक्स एटलीस्ट 25 to 30 मिनट्स के रीएक्टिवेट हो। हम अपने आप को इतना टाइम देते ही नहीं है, हमें फौरी तौर पे रिएक्ट करना होता है। और वो जो रिएक्शन होता है, बेसिकली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन। रिस्पॉन्स हम सोच समझ के लेते हैं, बिकॉज हम जब रिस्पॉन्ड करते हैं तो पहले हम सोचते हैं कि अच्छा हमारे जहन में खदशात भी तो होते हैं ना डॉक्टर फरिया। उस वक्त हम सोच रहे हैं, मरीज को लेके आए, वी आर इमेजिनिंग द वर्स्ट, हमें लग रहा होता है जिंदगी मौत का मामला है, जो कि अक्सर सिचुएशंस में होता भी है। डॉक्टर शुएब, आपकी तरफ आना चाहूंगी, एक बड़ा क्विक सवाल करूंगी बिफोर आई टेक अ ब्रेक। मुझे ये बताएं कि आम तौर पे मरीजों का एक शिकवा होता है कि अच्छे भले गए थे, तबीयत में सुधार हुआ, फिर अचानक तबीयत बहुत खराब हो गई। मैं जब इस सिचुएशन को देखती हूँ, मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन गैप है। जब मरीज की तबीयत बिगड़ रही है या कोई प्रोबेबल रिस्क है, वो उसके वर्सा को कम्युनिकेट नहीं किया गया, तभी उनको लगता है कि अभी अच्छा भला चंगा भला था मेरा पेशेंट, अचानक से आपने क्या कर दिया। तो इसको कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं, इस मसले को? तो उसमें पहली बात ये कि चंगा भला था तो आपने हॉस्पिटल उसको क्यों लेके गए थे? चंगा भला को तो बंदा हॉस्पिटल नहीं लेके जाता ना। वो तो चंगा भला तो फिर अगर उसको मसला हुआ था, वो क्रिटिकल हुआ था या उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी। आपको पता है, लोग तो पहले टोटके करते हैं, पहले घर में रखते हैं, पैनाडॉल से लेके फ्लैजिल से लेके नोविडेट, अब तो सेफ्सपैन तक, वो इंजेक्शन तक अंदर लगवा के फिर हॉस्पिटल में आते हैं, मरीज खराब करके ही आते हैं। या हमारे जो अक्सर पंजाब के बड़े टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे तो केस इधर उधर से खराब करके वो लाते हैं, तब हमारे पास आते हैं। और वो खराब हुआ केस यहाँ पे लाके जब वो पेशेंट को लिटाते हैं, मरीज आखिरी सांसें ले रहा होता है और वो कहते हैं अच्छा 2 डॉक्टर, ये जूनियर खड़े, सीनियर किधर हैं? आप बंदा उनसे पूछे कि ये आपको पता चल गया कि ये जूनियर है? ये आपको पता है 23 साल की उम्र में डॉक्टर बन जाता है और 5 साल की वो ट्रेनिंग करके वो उस टाइम स्पेशलिस्ट की कैटेगरी में वहां पे खड़ा होता है। तो मैडम, अब बात यह कि करना क्या है? गवर्नमेंट फिल्टर क्लिनिक लगाए, वहां पे
फिल्टर गेट्स लगाए कि कितने अटेंडेंस। आप शौकत खाना में आगा खान में देख लें, वहां पे क्यों नहीं ऐसे मसले होते, अंदर ही नहीं आने दिया जाता, वहीं पे यही अटेंडेंट वहां पे एजुकेट भी हो जाते हैं, सब कुछ करना भी शुरू हो जाते हैं। बड़े अस्पताल, उसको कहते हैं जी, बड़े अस्पताल का एटिकेट सीख जाते हैं। डॉक्टर शोएब, आपकी बात को मैं 100% यहाँ पे सपोर्ट करूंगी। एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन ये अजीब माशरा है हमारा। पूरी दुनिया में अगर डॉक्टर आपको टेस्ट लिख कर दे, कोई स्कैन लिख कर दे तो आप वो करवाते हैं, और खुदा ना खासा अगर कोई मर्ज की तशखीस नहीं होती, हो जाती है, तो आप कहते हैं कि जी अब इसका इलाज क्या करना है, और अगर सही रिपोर्ट आ जाती है तो आप शुक्र अदा करते हैं। पाकिस्तान वो वाहिद माशरा है जहां पे अगर टेस्ट में कोई गलत चीज नहीं निकल कर आई है तो हम डॉक्टर को इल्जाम देते हैं कि देखो उसने फजूल में क्यों हमसे टेस्ट करा दिया, पैसे जाया करा दिए। एक कॉलर हमारे साथ हैं, जरा उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी, मैं नवीर शाह बोल रहा हूँ मानसरा से। जी सर, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि थोड़ा एतमाद तो गैर एतमादी तो है। तो आपको पता है कि सरकारी अस्पतालों में जो जाते हैं लोग, तो आप यही लोग जो उनको प्राइवेट देखे तो उनको बंद नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकी जो प्रिस्क्रिप्शन होती है ये लोग हाथ से लिखते हैं जी। अगर ऐसा भी बंदोबस्त हो जाए, कोई प्रिंट हो जाए, कुछ हो जाए, क्योंकि आपको पता है हमारी फार्मेसियों पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो नॉन क्वालिफाइड होते हैं, वो पढ़ नहीं सकते हैं। उनको ऐसा कोई टीकाकार हो कि ये वो जो प्रिंट दे रहे हैं या साफ लिख दिया करें, पता नहीं कितने लोग जाने पर जाया करें। आप ये भी, आपने सही मसले की तरफ निशानदेही की कि इतना तेजी से कभी कभार प्रिस्क्रिप्शन लिखा होता है, उसको कोई डिसाइफर ही नहीं कर पा रहा होता। लेकिन सर, छोटी सी बात आपसे करना चाहूंगी, हमारे यहाँ शिद्दत पसंदी बहुत है। आप क्या कहेंगे कि डॉक्टर्स को जो जदोकोब किया जाता है, मारा पीटा जाता है, या जबानी कलामी उनके साथ बदतमीजी की जाती है, इस रवैये को आप कैसे देखते हैं माशरे में? जी ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है जी, बिल्कुल अच्छी बात यानी तरबियत की बात है। हमारे माशरे में आप प्रॉब्लम ये है कि कई मीटिंग भी आप देख रहे हैं, तो ये कोई ऐसे प्रोग्राम नहीं होते कि लोगों की तरबियत की जाए, डॉक्टरों को भी तरबियत की जाए। अच्छी बात ये होती है कि अब तालीम तो तालीम है, लेकिन अगर उसके साथ अखलाकियात नहीं होगा, मोहब्बत नहीं होगा, इंसानियत नहीं होगी, तो कुछ भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छी बात आपने की है कि लोगों को अपने रवैये, आप बड़ी गाड़ी जेब में पैसा ये कोई नहीं देखेगा, आपका अखलाक क्या है, और खास तौर पे प्रेशराइजिंग सिचुएशन में हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये रवैया बन गया कि जी हम पैसे दे रहे हैं, हम इलाज करा रहे हैं, तो हम क्लाइंट है, अगले बंदा सर्विस प्रोवाइडर है। दैट्स नॉट हाउ इट शुड बी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं ज़बानी और जिस्मानी तशद्दुद, जिसका अनफॉर्चुनेटली हेल्थ केयर वर्कर्स को सामना रहता है पूरी दुनिया में, क्योंकि खौफ था, हिरास था, मालूमात की कमी थी, गलत इन्फॉर्मेशन बहुत आम थी। हमने देखा कि कोविड के दौरान इन पुरतशद्दुद वाक़यात में गैर मामूली इजाफा हुआ। दैट्स वाई इस पर बात करनी बहुत जरूरी है। डॉक्टर उमर, मुझे ये बताएगा कि कोविड में हम 4 महीने के बाद हमने पिछले वीकेंड पे देखा कि 40 हलाकतें हुई हैं। जब कोविड पॉजिटिव पेशेंट को अस्पताल लाया जाता है, वो किस सिचुएशन में होता है? बिल्कुल शुरू में मर्ज के लिए आया जाता है, या व्हाट्स हैपनिंग इन द हॉस्पिटल्स दीस डेज? बिस्मिल्लाह, बहुत ही अच्छा है। देखिए, कोविड के जो मरीज हमारे पास टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में लाए जा रहे हैं, वो समझ लें कि एंड स्टेज होती है डिजीज की, जिसमें कोविड नमूनिया हो चुका होता है, लंग्स जो हैं वो 60 to 70% डैमेज हो चुके होते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप हो रही होती है, साइटोकाइन स्टॉर्म जो होता है वो पीक पर होता है। इस सूरत हाल में सर्वाइवल के चांसेस लेस देन 5% होते हैं। अब यूजली पेशेंट जो हमारे पास टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में आ रहे हैं वो 60 प्लस हैं, जिनके साथ कोमॉर्बिड्स हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंसिव हैं, और फिर जब उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप हो रही होती है तो वो फिर रिपोर्ट करते हैं। हमारी जो सारी ओपीडीज होती हैं, रेस्पिरेटरी ओपीडीज होती हैं, वहां से फिर पेशेंट एडमिट करके हम कोविड आईसीयू में या कोविड वार्ड में लेके जाते हैं। सही। कोविड की ट्रीटमेंट जो है वो जितने इनिशियल डेज में होगी उतना बेनिफिशियल होगी, उतनी इफेक्टिवनेस उसकी ज्यादा होगी। लेकिन हमारे यहाँ ये क्या है कि कोविड को छुपाया जाता है, मौसमी बुखार है, मौसमी खांसी है, और जब अच्छा, इसका मलबा या नजला डॉक्टर्स या हेल्थ केयर स्टाफ पे क्यों आ रहा है? उसी तरफ आ रहा हूँ कि जैसे शुरू में अगर ये पेशेंट को लेके आए और पेशेंट की हम इनिशियल स्टेज पे ट्रीटमेंट शुरू करें तो वो ठीक होकर यहाँ से जाएं, लेकिन जब वो कोविड नमूनिया के साथ, साइटोकाइन स्टॉर्म के साथ आते हैं और फिर वो मानने से इनकार करते हैं कि कोविड है, तो वो अवेयरनेस ना होने की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से वो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशन से झगड़ते हैं, वायलेंस बढ़ता है। 2 बड़े वाकयात, एक सिविल की ईआर में हुआ जिसमें 200 लोगों ने, मॉब ने पूरी ईआर को डैमेज किया, और मसला क्या था कि हमारा पेशेंट तो जनाब फालिज के अटैक के साथ आया था, इसको कोविड में डाल दिया गया। भाई फालिज वाले को भी कोविड हो सकता है क्योंकि वो कोमॉर्बिड्स के साथ हैं, हाइपरटेंसिव थे, डायबिटीज थे, बेड रिडन थे, इम्यूनिटी ठीक नहीं थी। लाजमी ये बात सेपरेट नहीं है, कोविड अलग होगा और स्ट्रोक अलग होगा। इसी तरह पिछली जो वेव थी, जो फर्स्ट वेव थी, उसमें जेपीएमसी
एमरजेंसी का पूरा कोविड वार्ड इन्होंने तोड़ दिया, जिसकी वजह से ऐसा हुआ कि वायलेंस शदीद तर होता गया। पुलिस आई, पुलिस से हैंडल नहीं हुआ। हम ये रियलाइज नहीं करते कि आपका मरीज आपका प्यारा, जिसके लिए आप इतनी तकलीफ में, आप इतने जज्बाती हो रहे हैं कि आप पुरतशद्दुद की सिमत में जा रहे हैं, हम ये नहीं रियलाइज करते कि उस वक्त उस डॉक्टर को कितने और मरीजों को उसकी जरूरत है। ज्यादा तशवीशनाक जिनकी हालत है उसको डॉक्टर की तवज्जो की जरूरत है। आप जिस किस्म के जहनी दबाव में डॉक्टर को डालते हैं, क्या वो अपना काम फाल तरीके से कर सके? हो सकता है आपका मरीज तो शिफायाब हो जाए, लेकिन बाकी लोगों का जो नुकसान हुआ है, जो पूरे इदारे का नुकसान हुआ है, उसका अजाला कौन करेगा? एक कॉलर हमारे साथ है, उसके बाद मैं शुएब की तरफ आऊंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब, कहाँ से? जी, मैं वही बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा तजर्बा है इस्लामाबाद का ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। जी जी। तो ये सीनियर डॉक्टर बैठे होते हैं अंदर कमरा ला करके, और मेडिकल अफसर एक उन्होंने बिठाया होता है, वो मरीजों की लाइनें लगी होती हैं। तो ये हॉस्पिटल में जो है ना, सरकारी हॉस्पिटल में तकरीबन सर, ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है? ये आपने खुद तजुर्बा किया है? जी, मैंने ऑब्जर्व किया जी, हम जाते रहते हैं जी। तो नर्स से लेके, टेक्नीशियन से लेके, डॉक्टर से लेके, ये सारे अपने प्राइवेट क्लिनिक होते हैं, ये 1 बजे तक बैठते हैं वहाँ पे, उसके बाद सारे गायब हो जाते हैं। तो अच्छा, एक आपने बात इस तरह सही निशानदेही की है, फैसिलिटी इनको अच्छी लगती है, लेकिन जो मरीजों के लिए चेकअप का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। कोई VIP आता है तो उसको ये फौरन ठीक करते हैं, वहाँ फैक्ट्री से, मिनिस्ट्री से फोन आ जाता है सीनियर डॉक्टर। अच्छा, इसमें आपने जो ताल्लुकात का जिक्र किया, आई थिंक अहम बात यह भी है कि प्राइवेट अस्पताल में जिस तरह सर्वे लिया जाता है, पूछा जाता है आपसे कि क्या वहां पे मिलने वाली तिब्बी सहूलत से आप मुतमईन हैं या नहीं, इस तरह का कोई निजाम हमें सरकारी अस्पताल में नजर नहीं आता। सरकारी अस्पताल में दबाव भी बेतहाशा है, जिसका यहाँ पे अभी जिक्र किया गया। शुएब, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है। आपको लगता है कि हेल्थ केयर स्टाफ भी इस वक्त बहुत ज्यादा तनाव, जहनी दबाव, और फिर जाहिर सी बात है ये तो हर रोज की जंग है, ये नहीं कि आज आपने अच्छा किया, इंसानी रवैये भी हैं। क्या हल देखते हैं? क्या इंसेंटिवाइज करना चाहिए हेल्थ केयर स्टाफ को? उनकी इज्जत और तकरीम कैसे हम बढ़ा सकते हैं ताकि माशरा उनके साथ बेहतर सलूक करे? मैडम, उसमें सब मैं एक चीज़ अपने डॉक्टर से, अपने पैरामेडिक से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो भी अपने मतलब के रवैयों में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन लाएं। सही। आप वो लोग हैं जिन पे अल्लाह के बाद लोग सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो आप लोग अगर किसी की परेशानी में किसी की गालियां भी सुन लेते हैं, कुछ आपको हो भी जाता है, तो ये आपका वो सवाब है जो मेरे ख्याल में किसी भी और प्रोफेशंस में नहीं है। तो इसलिए हमारे डॉक्टर्स जो भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, जब तक जहां तक ये प्रोग्राम पहुंचेगा, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अल्लाह के लिए ये काम शुरू करें कि अपने रवैयों को बेहतर करना शुरू करें। मरीजों के साथ उसी हमदर्दी से बोलें जिस तरह हम अपने मरीजों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ करते हैं। जब वो नाराज होते हैं, वो भी हमें बोल रहे होते हैं, लेकिन हम अपना रवैया थोड़ा बेहतर रखते हैं। दूसरी बात यह है कि जो अटेंडेंट्स हैं, इनको किस तरह बेहतर किया जा सकता है, उसमें ये है कि इनके लिए भी एक प्रोग्राम्स किए जाएं, जिस तरह मीडिया पे हमारा प्रोग्राम हुआ है, इसी तरह इनकी अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम किए जाएं। डॉक्टर शुएब, आपने दोनों पॉइंट बहुत अहम यहाँ पे कहे। अनफॉर्चुनेटली वक्त मेरे पास इतना ही है। डॉक्टर फरिया, डॉक्टर शुएब, डॉक्टर उमर, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे मौजूद होने के लिए। हमें हिम्मत बढ़ानी है। दिनों में जब हम बायोलॉजिकल वॉरफेयर की बात करते हैं या इस तरह के पेंडेमिक एंड एपिडेमिक्स की बात करते हैं, हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं हमारे डॉक्टर्स और हमारा हेल्थ केयर स्टाफ। शुएब की बात को आगे बढ़ाते हुए ये बात बिल्कुल सही है कि आप जजा की उम्मीद अल्लाह ताला से रखें, लेकिन हुक्काम को भी नजर डालनी चाहिए कि इंसानियत, इंसान दोस्ती का मुजाहरा करते हुए इन पे बेजात बोझ ना डालें। जो इनकी सकत से ज्यादा आप इन पे बोझ डाल रहे हैं, तभी ये हमारे यहाँ पुरतशद्दुद वाकयात भी हैं। हमारा पूरा हेल्थ केयर निजाम, हमारा पूरा तिब्बी निजाम बैठ जाएगा। देखिए जी, जहां हमने कोविड वायरस से लड़ना है और ये हमारी जंग है, हम अपने और अपने प्यारों का ख्याल रख रहे हैं SOPs को फॉलो करके। उससे भी ज्यादा अहम है कि हम अपने पूरे तिब्बी निजाम को मजबूत और मुअस्सर बनाएं। इस पे आप क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताइएगा। कल तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज।